Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम त्रिविम रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिविम रसायन समावयवता से संबंधित है। समावयवता, जैसा कि हम जानते हैं कि दो यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनमें परमाणु एवं परमाणुओं के समूहों का विन्यास त्रिविम आकाश में भिन्न भिन्न हो तो वो त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी होते हैं तो वो त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं और इनके अध्ययन को हम त्रिविम रसायन कहते हैं। जब बच्चों दो यौगिकों का अणुसूत्र समान है और उनका संरचनात्मक सूत्र भी समान है और कार्बन कार्बन के बीच में यदि मुक्त घूर्णन संभव है तो वो हमेशा सरूपण बनाते हैं, जिनको हम कन्फर्मेशंस कहते हैं। कन्फर्मेशंस अर्थात सरूपण, और इनके अध्ययन को हम सरूपण समावयवता कहते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है? वो कि दो यौगिक जिनके की अणुसूत्र समान है एवं उनके संरचनात्मक सूत्र भी समान है, लेकिन परमाणुओं के या परमाणुओं के समूहों का विन्यास त्रिविम आकाश में भिन्न भिन्न होने के साथ ही साथ कार्बन कार्बन एकल बंध के प्रति मुक्त घूर्णन संभव है। और कार्बन कार्बन एकल बंध के प्रति मुक्त घूर्णन के कारण वो विभिन्न सरूपण बनाते हैं, और ये तभी संभव है जब कार्बन कार्बन एकल बंध पर मुक्त घूर्णन हो। और इसके लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये 3 से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, और घूर्णन के फलस्वरूप कार्बन परमाणु पर जो भी समूह उपस्थित होते हैं वो त्रिविम आकाश में हमें भिन्न भिन्न सरूपण देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें जो सरूपण प्राप्त होते हैं उनको हम उनके संरचना के आधार पर नाम दिए जाते हैं। इन सरूपणों को आबंधित हाइड्रोजनों के त्रिविम अभिविन्यास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि इस उदाहरण में हमने देखा कि एथेन मॉलिक्यूल में दो कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है और दोनों ही कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं। जब हम त्रिविम आकाश में उनकी स्थिति देखते हैं तो एक कार्बन को यदि हम आगे की तरफ माने और दूसरे कार्बन को उसके पीछे माने, और हाइड्रोजन के बीच में सबसे अधिकतम दूरी होती है, इस सरूपण को स्टैगर्ड या सांतरित सरूपण कहते हैं। और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सबसे कम दूरी होती है तो इस सरूपण को हम ग्रसित या इक्लिप्स्ड सरूपण कहते हैं। तो बच्चों, ये दो सरूपण तो है ही सही, जिनको कि हम स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे को रोटेशन करने पर सरूपण प्राप्त होंगे वो सभी इसके कन्फर्मेशंस कहलाएंगे। तो इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमेशा प्राप्त होते हैं। इनको हम कागज़ पर लिखने के बहुत से तरीके हैं। न्यूमेंस प्रोजेक्शन के द्वारा कार्बन कार्बन एकल बंध के घूर्णन से प्राप्त सरूपण में हमें सांतरित एवं ग्रसित, स्टैगर्ड एवं इक्लिप्स्ड के मध्य जो हाइड्रोजन का विन्यास है वो हमें स्क्यू फॉर्म कहलाता है। जो भी फॉर्म हमें प्राप्त होगा वो स्क्यू फॉर्म होगा। कार्बन कार्बन एकल बंध के घूर्णन से प्राप्त जो सरूपण में सांतरित एक प्राप्त होता है, सांतरित एवं ग्रसित अर्थात स्टैगर्ड एवं इक्लिप्स्ड, इसके मध्य के जितने भी हमें सरूपण प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्क्यू कॉन्फर्मेशन। तो 3 प्रकार के कॉन्फर्मेशन हो गए: स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, स्क्यू कन्फर्मेशन एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन।
जिसमें स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दूरी सबसे अधिकतम होती है और ग्रसित में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दूरी सबसे कम होती है, और उनके मध्य जितने भी कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त होंगे वो सभी हमें स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त होंगी। तो जिन स्वरूपणों में हाइड्रोजन परमाणुओं में सर्वाधिक दूरी होगी उनमें हमेशा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे कम होगा, और जितना रिपल्सन प्रतिकर्षण कम होगा उतना ही वो स्वरूपण सबसे अधिक स्थायी होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम एवं इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन की स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, एवं स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन की स्थितिज ऊर्जा इन दोनों के मध्य होती है, और इसी अनुसार इनकी हम स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इनकी संरचना के आधार पर हम बता सकते हैं कि स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन सबसे अधिक सांतरित, जिसे कहते हैं सांतरित कॉन्फॉर्मेशन सबसे अधिक स्थायी होगा, और ग्रसित सबसे कम स्थायी होगा। स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन की स्थायित्व इन दोनों के मध्य होगी। तो बच्चों, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस भी कहा जाता है इसे। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझा सकते हैं। इथेन मॉलिक्यूल के यदि हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि दोनों कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के समान उसमें आता है तो वो क्या होगा, इक्लिप्स्ड। उसको जब हम घुमाएंगे तो वो हमें स्टैगर्ड देगा, स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड। तो जो अधिक ऊर्जा वाला ग्राफ शो हो रहा है वो है ग्रसित इक्लिप्स्ड का फॉर्म, और जो कम ऊर्जा वाला है वो स्टैगर्ड या सांतरित। इन दोनों ही स्वरूपणों में जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत ही कम होता है, 3 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इस हिसाब से इनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्वरूपण दूसरे स्वरूपण में बदलता रहता है, इनमें ऊर्जा का बहुत कम अंतर होता है। तो ऊर्जा के संदर्भ में यह पुष्टि की गई है कि एथेन के सर्वाधिक अणु हमेशा स्टैगर्ड सांतरित स्वरूपण में ही पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को समझ सकते हैं। अब यदि कार्बन से जुड़े हुए समूह बदल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, या कुछ भी समूह आते हैं, तो हमें उनकी स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए उनको समझना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन, कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। उसमें यदि हम मध्य वाले 2 कार्बन को लें तो उन दोनों के बीच में एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध होने के कारण क्या होगा, उनमें मुक्त घूर्णन संभव है। मुक्त घूर्णन संभव है, दोनों ही समूह कार्बन के पास में 2-2 हाइड्रोजन एवं एक मिथाइल ग्रुप उपस्थित है। अब यदि इनके हम फॉर्मूला को लिख के और इनके स्वरूपण बनाते हैं, स्वरूपण बनाने पर इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन के अलावा भी हमें जो कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त होंगे वो ड्रॉ करने पर पता चलते हैं। इस पहले वाले ग्राफ में देखते हैं कि हम नॉर्मल ब्यूटेन के अणु का न्यूमेन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला दर्शाया गया है, जिस स्वरूपण में कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप व कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री स्थिति में रखे हुए हैं, उनको हम एंटी कॉन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। और कार्बन नंबर 2 एवं कार्बन नंबर 3 पर एकल बंध के सापेक्ष हमें 60 डिग्री घूर्णन किया जाए, उसको रोटेट किया जाए, तो कार्बन 2 एवं 3 पर जो मिथाइल एवं हाइड्रोजन परमाणु हैं वो एक दूसरे के ऊपर
अध्यारोपित हो जाएंगे और इस सरूपण को ग्रसित कन्फर्मेशन या ग्रसित सरूपण कहते हैं। इसको हम इन फॉर्मूलोज़ के द्वारा देखने पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें कि ये एक कार्बन नंबर 2 है और उसके नीचे कार्बन नंबर 3 है। 2 और 3 के बीच में एकल बंध होने के कारण मुक्त घूर्णन संभव है। कार्बन 2 पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कार्बन नंबर 3 पर एक मिथाइल एवं 2 हाइड्रोजन है। अब उसको 60 डिग्री ये हमारा एंटी कॉन्फर्मेशन है, जिसमें कि मिथाइल ग्रुप में सबसे अधिकतम दूरी उपस्थित है। अब जब इनको हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो एक मिथाइल ग्रुप दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर आच्छादित हो जाता है। तो ये क्या हुआ, इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया। उसको फिर 60 डिग्री रोटेट किया हमने तो क्या हो गया, उसमें मिथाइल समूह दूसरे मिथाइल समूह से कम दूरी पर उपस्थित है, जिसे हम गॉसियन कन्फर्मेशन कहते हैं। गॉसियन कन्फर्मेशन भी स्टैगर्ड की तरह है, लेकिन उससे कम स्थायी है, क्योंकि इसमें मिथाइल एवं मिथाइल ग्रुप के बीच में दूरी कम है। अब उसको और हमने रोटेट किया तो क्या हुआ बच्चों, अब एक मिथाइल दूसरे मिथाइल के ऊपर आ गया और उनमें बहुत ही न्यूनतम दूरी आ गई और इसको फॉर्म को हम इक्लिप्स्ड या ग्रसित फॉर्म है। तो कौन सा फॉर्म हो गया ये, फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जिसमें कि मिथाइल समूह के बीच में सबसे कम दूरी उपस्थित है। इसे और 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें वही पहले वाला गॉसियन कन्फर्मेशन प्राप्त होगा। उसको गॉसियन को फिर 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमें इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन प्राप्त होगा और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को बच्चों हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमें प्रथम वाला जो एंटी कॉन्फर्मेशन प्राप्त हो रहा है वो क्या है, फुल्ली स्टैगर्ड, जिसे हम फुल्ली स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन भी कहते हैं। तो बच्चों ये सबसे अधिक स्थायी है एवं फुल्ली इक्लिप्स्ड सबसे कम स्थायी है। तो इस तरीके से नॉर्मल ब्यूटेन के कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम स्थायित्व को समझा सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा, जिसमें कि अधिकतम दूरी अधिकतम स्थायित्व एवं न्यूनतम ऊर्जा और न्यूनतम दूरी न्यूनतम स्थायित्व अधिकतम ऊर्जा, इस आधार पर देखा जाता है कि सरूपण हमेशा कार्बन कार्बन एकल बंध के प्रति ही पाया जाता है और उनमें मुक्त घूर्णन होने के कारण वो हमें सरूपण देंगे और सरूपण के द्वारा हम कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, त्रिविम समवायता हमेशा परमाणुओं एवं परमाणुओं के समूहों का त्रिविम आकाश में विन्यास को दर्शाता है और त्रिविम आकाश में विन्यास अर्थात उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो वो त्रिविम समवायवी कहलाते हैं। लेकिन सरूपण में हमें किसी भी बंध को तोड़कर नया बंध बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये सरूपण की विशेषता है। तो सरूपण या कन्फर्मेशनल एनालिसिस किस में होगी, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में मुक्त घूर्णन पाया जाएगा, वो ही हमें कार्बन कार्बन एकल बंध मुक्त घूर्णन में ही सरूपण प्राप्त होंगे और वो सरूपण या कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेंगे। थैंक